हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी साइंस विद खुले सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अयस्क के निष्कर्षण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अयस्क के निष्कर्षण के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्या पढ़ा है? इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है अयस्क के सांद्रण और अयस्क के सांद्रण की विधि के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी विधि आपने पढ़ा है? मुख्यतः आपने 3 विधि पढ़ा है। पहला गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा जाग उत्प्लावन विधि। ठीक है, तो अयस्क के सांद्रण कंप्लीट हो चुका था। अब हम देखते हैं अयस्क के निष्कर्षण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अयस्क के निष्कर्षण के बारे में। देखो यहाँ पर अयस्क को किस प्रकार से निष्कर्षित किया जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं श्रेणी बनाया हूँ, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाओ और सक्रियता श्रेणी के बारे में वहां पर पढ़ लो। ठीक है, अध्ययन कर लो, एक बार वीडियो को देख लो। अब देखो यहाँ पर सक्रियता श्रेणी आप लोग को बताया था। सक्रियता श्रेणी क्या होते हैं? घटते हुए क्रम में इसकी सक्रियता होती है, माने कौन सा धातु ज्यादा सक्रिय है वो ऊपर रहेगा और उससे कम वाले सक्रिय धातु नीचे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो आपके धातु कर्म संबंधित यहाँ पर सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित गुणधर्म के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो होता है ये बहुत ही अधिक पावरफुल होते हैं, समझो। अर्थात ये अधिक सक्रिय धातु होते हैं, अधिक पावरफुल धातु होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो निष्कर्षण होता है वो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। कौन सी द्वारा करते हैं? विद्युत अपघटन विधि के द्वारा इसका निष्कर्षण किया जाता है। किसी के बारे में आपका यहाँ पर देखो है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इनको याद करने का आप लोग को छोटा सा ट्रिक देखो, पहले भी ट्रिक बनाया गया है और एक ट्रिक बना दिया तो क्या आप लोग को सरलता से ये और याद हो जाए। देखो यहाँ पर कैल्शियम है ना, यहाँ पर देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो देखो यहाँ पर के है तो यहाँ पर काकी, एन ए है तो यहाँ पर नानी, सी ए है यहाँ पर काका, एम जी है तो मांगे, ए एल है तो अलमारी। अर्थात काका, नानी, काका, देखो यहाँ पर काकी, नानी, काका, मांगे, अलमारी। काकी, नानी, काका, मांगे, अलमारी। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, एक बार फिर से यहाँ पर ध्यान दो के है ना। अर्थात यहाँ पर देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या ट्रिक यहाँ पर ट्रिक भी बना दिया हूँ, है ना। देखो यहाँ पर पहले देखो ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये जो होते हैं सबसे पावरफुल धातु होते हैं, सक्रियता श्रेणी में ऊपर होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है? के का देखो यहाँ पर काकी, एन ए का यहाँ पर नानी, सी ए का यहाँ पर काका, एम जी का यहाँ पर मांगे, ए एल का अलमारी। अर्थात काकी, नानी, काका, मांगे, अलमारी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक याद हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर जिंक, क्रोमियम, आयरन, टीन, लेड, कापर, मरकरी है ना। उसके बाद आपको ए जी सिल्वर, ए यू गोल्ड और प्लेटिनम। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? एक साथ बोलेंगे तो पुराने वाले को भी ट्रिक को यूज कर सकते हैं, फिर इसमें नया भी बन जाएगा। देखो यहाँ पर काकी, नानी, काका, मांगे, अलमारी, जी। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको जी। ठीक है, फिर कोरोना, फेविकोल, टीन का है ना, टब में पीती है। फिर कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड से करे प्यार, जो पिछले वीडियो में हम लोग को बताया गया है। तो यहाँ पर देखो सक्रियता श्रेणी में यहाँ पर जो ऊपर दिया गया है, जो रेड में यहाँ पर लिखा गया है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये जो होते हैं बहुत सक्रिय धातु होते हैं। और इसका जो निष्कर्षण होता है वो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि में क्या होता है कि इन धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ये धातु के जो अयस्क होते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। ये जो धातु है इससे संबंधित जो अयस्क होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। और उसमें क्या लगाते हैं? एनोड और कैथोड। क्या लगाते हैं? एनोड और कैथोड। कैथोड जानते हो आप लोग माइनस आयन, एनोड जानते हो आप लोग प्लस आयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो आपको धातु होते हैं अधिकतर क्या होते हैं? प्लस ही होते हैं। समझो, धातु क्या होते हैं? प्लस होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो यहाँ पर एक हमने रॉड लिया,
जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मान लो हमारे पास ये क्या है, कैथोड है, तो कैथोड क्या होते हैं, माइनस आयन। ठीक है, ये क्या है आपका एनोड, एनोड क्या है आपका प्लस आयन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एनोड, यहाँ पर ये क्या है आपका कैथोड। ठीक है, आप क्या करेंगे, इससे संबंधित जो अयस्क होते हैं, इससे संबंधित जो आपका अयस्क होते हैं, एल्यूमिनियम है ना, या मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, इन सब से संबंधित जो अयस्क होते हैं उसको इस बर्तन के अंदर में डाल देते, समझो क्या करके, बारीक पीस देते हैं, चूड़ित अयस्क बना के यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं। क्लियर है, या जलीय विलयन तैयार करके भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं, देखो यहाँ पर कैथोड क्या है आपका माइनस आयन है, एनोड क्या है आपका प्लस आयन है। जैसे इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या धारा करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर जो मटेरियल होते हैं, जो अयस्क होते हैं, वो प्लस और माइनस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। समझो प्लस और माइनस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस कौन है आपका, धातु है, समझो। तो ये धातु प्लस है तो किसकी ओर जाएगा, ये माइनस की ओर, तो ये किसकी ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये जो धातु होते हैं वो दो, माने जो अयस्क है वो दो भागों में टूट गया है। ठीक है, जो धातु होते हैं वो माइनस आयन में क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार से इसको निष्कर्षण किया जाता है और इस विधि को बोलते हैं आपका विद्युत अपघटन विधि। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन विधि। समझ में आ चुका है। विद्युत अपघटन विधि में क्या है, देखो यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि सक्रिय धातु होते हैं, उसको विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर जिंक, क्रोमियम, आयरन, टीन, लेड है ना, कॉपर, मरकरी, ये जो होते हैं इसको रासायनिक विधि द्वारा क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं, रासायनिक विधि द्वारा क्या करते हैं, अपचयन कराया जाता है, जिसमें सल्फाइड अयस्क ये सब चीज इसमें आते हैं। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क ये सब चीज को इसमें जोड़ देते हैं, तो उनको क्या करते हैं, अपचयन कराया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर, जो यहाँ पर देखो आपका ये हो गया आपका सिल्वर है ना, ये हो गया आपका गोल्ड, ये हो गया प्लेटिनम। ये होते हैं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, तत्व के रूप में पाए जाते हैं, इसका भी निष्कर्षण होता है ना। तो इसको हम लोग गला के भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज को जानना जरूरी है धातु निष्कर्षण के लिए। देखो पहले सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर आते हैं, अधिक जो पावरफुल होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं, उनको विद्युत अपघटन द्वारा, बीच वाले को रासायनिक विधि द्वारा अपचयन, और नीचे वाले प्रकृति में तत्व रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, आए समझ में, चलो एकदम क्लियर हो चुका है सक्रियता श्रेणी संबंधित आपका विद्युत अपघटन विधि द्वारा। ठीक है, तो उसको समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि धातुओं, यहाँ पर देखो लाइन है ना, धातुओं के सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के लिए, देखो एक चीज याद रखना, धातुओं के पहला आपका सल्फाइड, दूसरा आपका ऑक्साइड, तीसरा आपका कार्बोनेट के लिए दो प्रमुख पदों का उपयोग किया जाता है। किनके लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए, ऑक्साइड के लिए और कार्बोनेट के लिए दो प्रमुख पदों का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है, जिससे अयस्क से धातु का अपचयन सरलता से हो सके। अर्थात धातु का अपचयन कराने के लिए किसका उपयोग करते हैं, देखा सल्फाइड अयस्क का, ऑक्साइड आपको कार्बोनेट, इनके लिए कौन सा विधि करते हैं, अपचयन का उपयोग करते हैं, जिससे क्या करते हैं, धातु से हम लोग या अयस्क से धातु का अपचयन, अर्थात अयस्क से धातु प्राप्त करना, ये चीज को आपको याद रखना है, अयस्क से धातु प्राप्त करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो पद बोला गया है, दो पद हमारे पास क्या क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का, एक चीज याद रखना है, वही थोड़ी देर पहले बोला कि धातुओं के सल्फाइड, धातुओं के ऑक्साइड और धातुओं के कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखो धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, पहला क्या करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। कोई भी यहाँ पर जो रासायनिक पदार्थ दिया जाएगा, जब अयस्क दिया जाएगा, तो पहले क्या करना है, उसको उसके ऑक्साइड में क्या करना है, परिवर्तन करना है, उसके ऑक्साइड में क्या करना है, परिवर्तन करना है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं सिखाऊंगा कैसे परिवर्तन करना है। फिर निष्कर्षण का मुख्य दो पद बताया गया है, कौन कौन से धातु निष्कर्षण के लिए, सल्फाइड है ना, ऑक्साइड और कार्बन अयस्क में जो धातु होते हैं उनके निष्कर्षण अर्थात अपचयन करने के लिए दो पद बताए गए हैं। पहला आपको नाम बताया था, एक बार फिर देख लो, धातुओं के सल्फाइड या कार्बन अयस्क का, धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। पहले तो जो अयस्क रहेगा उसको हम लोग ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। उसका दूसरा क्या है आपका, धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन। कहा मतलब यह है
पहला प्रोसेस है धातुओं को उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करना है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है कि जो ऑक्साइड बनता है उनसे धातुओं का अपचयन करते हैं, धातुओं को प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर है? पहला पद क्या है? पहला पद है धातुओं के ऑक्साइड या कार्बन अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, अर्थात धातुओं के ऑक्साइड जो अयस्क होते हैं उनको पहले ऑक्साइड में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। फिर उसके बाद जो ऑक्साइड बनेगा उस ऑक्साइड से फिर क्या करेंगे? धातुओं का अपचयन कर लिया जाता है। दो प्रोसेस आपको इसमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो चलते हैं यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर क्या है? पहला भर्जन की क्रिया, इसको समझते हैं पहले। देखो यहाँ पर धातुओं के सल्फाइड का पहला भर्जन है, तो भर्जन किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर देखो भर्जन किसके लिए होता है? तो सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है, अर्थात सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण भर्जन के द्वारा करते हैं। ठीक है, सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण किसके द्वारा करते हैं? भर्जन के द्वारा करते हैं। तो भर्जन क्रिया क्या होती है? यहाँ पर देखो सांद्रित अयस्क, जो हमने अयस्क लिया है, अच्छा सांद्रण कर लिए, समझ में आता है सांद्रण। ठीक है, तो सांद्रित अयस्क कौन सा अयस्क है हमारे पास? सल्फाइड अयस्क, क्योंकि इसको सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग में लिया जाता है भर्जन को। तो यहाँ पर सांद्रित सल्फाइड अयस्क को जब वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो सांद्रित अयस्क है उसको क्या करेंगे? जो सांद्रित अयस्क है उसको वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापक्रम पर, जो अयस्क हमने लिया है, तो सभी जो धातुएं होती हैं, जो अयस्क होती हैं, सभी वस्तुओं का गलनांक क्या होता है? एक फिक्स होता है समझो। तो उस गलनांक के जो ताप होते हैं उस ताप से कम ताप पर क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। ठीक है, अर्थात उसके गलनांक से कम तापक्रम पर गर्म किया जाता है। मतलब पूरा गलाना नहीं है, ठीक है, पूरा गलाना नहीं है, इस चीज को याद रखना है, केवल गर्म करना है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भर्जन कहते हैं। अब इस क्रिया में जो अशुद्धियां होती हैं वाष्पित हो जाती है। इस क्रिया में जो अशुद्धियां होते हैं क्या होते हैं? वाष्पित हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भर्जन की जो क्रिया है वो किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? सल्फाइड अयस्कों के लिए, अर्थात सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण करने के लिए भर्जन का उपयोग किया जाता है। इतना क्लियर हो गया है? चलो, अब भर्जन किसको बोलते हैं? इस जिसमें सांद्रित जो अयस्क है जिसका हमको निष्कर्षण करना है, उस अयस्क को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, उसके गलनांक से कम तापक्रम पर, किसके गलनांक से? उस अयस्क का जिसको हमने लिया है अभी, अयस्क का हमने लिया है अभी। अयस्क समझ में आ चुका है आप लोग को? समझ में आ रहा है? एकदम सरल है, ध्यान पूर्वक बस समझना है। सांद्रित अयस्क हमने लिया। अब सांद्रित अयस्क के कुछ हर जो धातु होते हैं उसके पार्टिकुलर क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक होते हैं। ठीक है, तो कम गलनांक अर्थात कहने मतलब यह है पूरा गलाना उसको नहीं है। क्लियर हुआ? अर्थात सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में, ठीक है, उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं भर्जन। ठीक है, और इस क्रिया के द्वारा जो अशुद्धियां होते हैं अयस्क में वो वाष्प बन के उड़ जाते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया? धातु बच गया भाई। तो यहाँ पर देखो सल्फाइड अयस्क, तो यहाँ पर देखो 2ZnS जिंक सल्फाइड हमारे पास सल्फाइड अयस्क है। यहाँ पे देखो किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने क्या किया? गर्म किया। तो देखो यहाँ किससे परिवर्तन हो गया? जिंक ऑक्साइड में। जिंक ऑक्साइड देखो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, तो सामने में 2 है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, सामने में 2, यहाँ पर 2, तो 4 हो गया, 6 हो गया। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये क्रिया करता है तो यहाँ पर देखो किसमें परिवर्तन हो गया? जिंक सल्फाइड परिवर्तन हो गया जिंक ऑक्साइड में। इसीलिए बोला गया है अयस्क का ऑक्साइड में क्या करते हैं? परिवर्तन किया जाता है। यहाँ का जो सल्फाइड वाला था, सल्फर वाला था, जो अशुद्धियां थी वो है ना, यहाँ पर ये अशुद्धियां SO2 के रूप में क्या हुआ? बाहर निकल गया है ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, देखो यहाँ पर दो चीज को समझना है। पहले तो यहाँ पर देखो ऑक्साइड के रूप में हमारे पास धातु के ऑक्साइड है, उसमें परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो अशुद्धियां बच गए वो वाष्प में बाहर निकल जाते हैं। तो भर्जन के आपको समझ में आ चुका है। सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में, है ना, उस गलनांक, है ना, उसके गलनांक से कम तापक्रम पर गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और इस क्रिया में अशुद्धियां क्या होते हैं? वाष्पित हो जाती है और धातु ऑक्साइड में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जो यहाँ पर हमने सल्फाइड लिया था, अयस्क लिया था, वो उसके ऑक्साइड में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अब देखो यहाँ पर दूसरा इसमें दिया गया है निष्पादन। पहले भर्जन समझ में आ चुका है।
देखो निष्पादन, निष्पादन में केवल इतना अंतर है कि भर्जन में क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, निष्पादन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा। सिंपल गर्म करना है समझो। तो सांद्रित अयस्क को जब वायु के अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो यहाँ पर क्या होते हैं जी, क्या होते हैं, क्या होता है, ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इसके लिए किसके लिए करते हैं इसको, कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है। इसको याद रखना, कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयोग किया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, किसके लिए, कार्बोनेट अयस्क के लिए। क्लियर है, बन जाएगा। तो भर्जन और आपका निष्पादन समझ में आ चुका है। भर्जन में क्या है, सल्फाइड जो अयस्क था उसको ऑक्सीजन को उपस्थिति में हमने गर्म किया, ये चीज याद रखना है। और निष्पादन में क्या है आपका, वही सल्फाइड अयस्क जगह में क्या लेंगे, यहाँ पर कार्बोनेट का अयस्क लेंगे। कार्बोनेट के लिए उपयोग होता है निष्पादन और सल्फाइड के लिए उपयुक्त होता है भर्जन। ठीक है, अर्थात सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन का उपयोग करते हैं और कार्बोनेट अयस्क के लिए निष्पादन का उपयोग किया जाता है ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए। तो यहाँ पर देखो जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट क्लियर है। तो यहाँ पर देखो जैसे हमने गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाता है और जिंक क्या है, ऑक्साइड में परिवर्तन हो चुका है। तो पहला टॉपिक क्या था, धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। तो सल्फाइड के लिए भर्जन का हमने उपयोग किया और कार्बोनेट के लिए निष्पादन का उपयोग किया। भर्जन में क्या है, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होता है और निष्पादन में क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होता है। ठीक है, स्क्रीन में आप देख सकते हो दोनों में अंतर दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलो अब देखो उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है हमारे पास, धातुओं के जो ऑक्साइड, यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बना है। अब ये जो ऑक्साइड है इसको अब क्या करेंगे, अब चयन करेंगे, अर्थात ये जो जिंक धातु इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। समझो धातु को निकालेंगे, धातु को निकालना क्या कहलाता है आपका, अब चयन कराते। देखो यहाँ पर धातुओं के ऑक्साइड का है ना, धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अब चयन, जो धातु के ऑक्साइड बन चुका है, जिंक क्या है, धातु है, जिंक क्या है, धातु है, जिंक क्या है, धातु है, तो जिंक का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, इसको बोलते हैं आपका धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। तो उसी धातु के ऑक्साइड से हमको क्या करना है, धातुओं का अपचयन करते हैं, धातुओं को बाहर निकालना है, तभी तो बनेगा आपका निष्कर्षण। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहला प्रगलन का उपयोग करते हैं। किसका, प्रगलन, ये भी एक विधि है, क्रिया विधि है। अब देखो प्रगलन में क्या होता है, धातु ऑक्साइड को, धातु ऑक्साइड को देखो यहाँ पर धातु ऑक्साइड आपको दिख रहा है, जिंक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड को अपचायक तथा गालक के साथ, अपचायक तथा गालक के साथ अर्थात गलाने वाले रासायनिक पदार्थ के साथ क्या करते हैं, मिलाकर गर्म किया जाता है। अर्थात हमने क्या किया, पहले अयस्क का ऑक्साइड में हमने परिवर्तन कर दिया और जो यहाँ पर धातु का ऑक्साइड बना है अब उसको प्रगलन करते हैं। प्रगलन माने गलाएंगे, समझो। ठीक है, तो कैसे गलाएंगे, तो धातु के ऑक्साइड में अपचयन करने के लिए जो हमने धातु का ऑक्साइड लिया है उस धातु के ऑक्साइड में कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन संबंधित जो पदार्थ होते हैं उसको मिला देते हैं, क्योंकि कार्बन ज्वलनशील माने गालक होते हैं, समझो, अपचायक होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं। तो गर्म कर देते, तो यहाँ पर क्या होता है, तब धातु पिघल कर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। धातु क्या क्या होता है, पिघल कर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। ये तीनों टॉपिक आपको याद होना चाहिए, भर्जन, निष्पादन, आपका प्रगलन। तो प्रगलन क्लियर हो गया, समझ में आ चुका है, प्रगलन एकदम क्लियर हो चुका है आप लोग को। ठीक है, चलो, तो प्रगलन किसको बोलते हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसमें अपचायक या गालक के साथ उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। गलाने वाले पदार्थ होते हैं, समझो, धातु के साथ गलाने वाले पदार्थ को मिला देते हैं, फिर गर्म किया जाता है। तो धातु कैसा होता है, पहले थोड़ा कठोर होता है, उसके बाद कैसा होता है आपका ठोस होता है, उसके बाद ये बदल जाता है आपका द्रव अवस्था में। ठीक है, फिर द्रव अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, फिर इसको बोलते हैं आपका प्रगलन कहते हैं। अब प्रगलन भी की जो क्रिया है वो भी दो प्रक्रिया में पूर्ण होती है, दो पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, इसका अर्थात दो विधियां हैं, समझो, प्रगलन की दो विधियां हैं। यहाँ पर विधि प्रक्रिया लिखा है, यहाँ पर मैं विधि लिख देता हूँ। प्रगलन की दो विधि है, पहला विधि आपका कार्बन अपचयन विधि और दूसरा आपका रासायनिक अपचयन विधि। पहला है आपका कार्बन अपचयन विधि, दूसरा आपका रासायनिक अपचयन विधि। चलो इन दोनों को हम लोग डिस्कस
कर लेते हैं, फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, धातुओं के शुद्धिकरण के बारे में। धातुओं का साधारण में पढ़ चुका है, अब धातुओं का निष्कर्षण हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको भर्जन समझ में आ चुका, ठीक है, निष्पादन समझ में आ चुका। भर्जन अपव्यय की उपस्थिति में क्रिया होता है, निष्पादन आपका अपव्यय के अनुपस्थिति में क्रिया होता है। भर्जन के लिए सल्फाइड अयस्क का होता है, निष्पादन के लिए कार्बोनेट अयस्क का होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद प्रगलन आ गया। प्रगलन किसको बोलते हैं, जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है इसमें गालक मिला देंगे, गलाने वाला पदार्थ मिला देंगे, फिर गर्म कर देंगे तो द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद धातुओं के यहाँ पर प्राप्ति के लिए दो विधि होता है, पहला कार्बन अपचयन विधि और दूसरा आपका रासायनिक अपचयन विधि। तो चलो दोनों को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो प्रगलन के दो विधि देखते हैं, दो प्रक्रिया देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या था भाई, कार्बन अपचयन विधि। पहला क्या था हमारे पास, कार्बन अपचयन विधि। ये आईएमपी है, ठीक है, इसको आप लोग आईएमपी लिख लो, प्रगलन के अंदर इसको पूछ देते हैं, कार्बन अपचयन विधि। तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, एकदम सरल है ना, भर्जित या निस्तापित। यहाँ पर एक चीज याद रखना, कहीं पर निष्पादन बोल दिया गया है, उसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो उसका पूरा अगर हम लोग एकदम करेक्टली देखें तो क्या है, निस्तापित अर्थात निस्तापन है वो। ठीक है, निस्तापन, निष्पादन बोला गया है। ठीक है, पर उसको ध्यान से आप लोग को समझना है कि निष्पादन अर्थात क्या है, आपका निस्तापन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलो तो भर्जित या निस्तापित जो अयस्क है, देखो क्या पहला क्या था प्रोसेस में, पहला प्रोसेस ये था कि धातु के जो सल्फाइड अयस्क थे, कार्बोनेट अयस्क थे, उसको हमने पहले ऑक्साइड में परिवर्तन किया। ऑक्साइड में परिवर्तन करने के बाद ऑक्साइड का धातुओं में हमने अपचयन किया। ठीक है, तो अपचयन के अंतर्गत दो विधि हम पढ़ रहे हैं। पहला विधि क्या है आपका, कार्बन अपचयन विधि, दूसरा आपका रासायनिक अपचयन विधि। तो कार्बन अपचयन विधि में भर्जित या निस्तापित जो अयस्क हमको मिला था, ठीक है, अर्थात जिंक ऑक्साइड जो हमको मिला था, देखो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड हमको मिला था। ठीक है, कि कोक या कार्बन के साथ, कोक या कार्बन में बोला था ना, प्रगलन या गालक के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर गालक के रूप में कौन है हमारे पास, कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर कोक माने कोयला, ठीक है, या कार्बन के साथ क्या करते हैं, वात्या भट्टी में उच्च ताप पर। वात्या भट्टी आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो। ठीक है, क्लास 8 में वात्या भट्टी पढ़े हो। चलो एक बार स्क्रीन में देख लो वात्या भट्टी, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये वात्या भट्टी के डायग्राम है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम लोग आयरन के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलो तो वात्या भट्टी में क्या करते हैं, भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक या कार्बन के साथ, देखो यहाँ पर निस्तापित अयस्क क्या है हमारे पास, कार्बन, जिंक ऑक्साइड है यहाँ पर। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं अर्थात गर्म करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, ये गालक होता है। ठीक है, गालक होता है, अशुद्धियों को दूर करने में ये हेल्प करता है। ये जो है कार्बन क्या करेगा, अशुद्धियों को दूर करने में, अशुद्धियों को दूर करने में ये गालक होता है, ये गलाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उच्च ताप पर 700 से लेकर 1800 सेंटीग्रेड ताप है ना, गर्म करते हैं, ताप पर गर्म करते हैं, जिससे धातु अपचयित होकर पिघली अवस्था में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो जिंक मिलता है कौन सा अवस्था में मिलता है, पिघली अवस्था में, पिघली अवस्था में मिलता है हमको, अवस्था में, फिर इसको अलग कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से कार्बन अपचयन विधि आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, भर्जित या निस्तापित अयस्क को कार्बन या कोयले के साथ अर्थात कोक के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसलिए कंपनी में कोयले जानते हैं, और कोयला मंगाया जाता है, उस कोयले का उपयोग क्या करते हैं, गलाने के लिए करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, जिससे हम लोग को धातु प्राप्त हो, है ना, धातु प्राप्त होने के साथ साथ बिजली का उत्पादन भी हो सके, बड़े बड़े मशीनों को चलाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोयले को फैक्ट्रियों में लाया जाता है। तो यहाँ पर कोयले का उपयोग भी समझ में आ चुका है, धातु के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भर्जित या निस्तापित जो अयस्क होते हैं उसको कार्बन के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, अर्थात कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं और गर्म करते हैं। तो यहाँ पर जिंक, और यहाँ पर अशुद्धि रूप में क्या मिलता है, कार्बन और ऑक्साइड अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे पास जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो अशुद्धि के रूप में। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अशुद्धि के रूप में यहाँ पर मिलता है, जबकि जिंक पिघली अवस्था में अलग हो जाता है। तो इस प्रकार इसको हम लोग धातु का निष्कर्षण कर लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर रासायनिक अपचयन विधि, रासायनिक अपचयन विधि, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो एकदम सरल है, इससे पहले भी पढ़ चुके आप लोग,
सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु, जो सक्रियता श्रेणी के जो ऊपर होते हैं अधिक पावरफुल होते हैं, अधिक आपका क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। जो अपने नीचे स्थित धातु के उसके लवण के विलयन से, उसके नीचे जो उपस्थित होते हैं धातु उसके लवण के विलयन से, ठीक है, विलयन से धातु का विस्थापन कर देती है। इस विधि का या इस विधि द्वारा धातु को अलग कर लिया जाता है, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा धातु का अपचयन, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो सक्रियता श्रेणी के जो ऊपर स्थित होते हैं, जो श्रेणी आप देखे हो, सक्रियता श्रेणी जो ऊपर होते हैं वो अधिक पावरफुल होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो अपने से जो नीचे के जो धातु के जो लवण होते हैं, अर्थात धातु के जो यौगिक होते हैं, ठीक है, अर्थात धातु के जो लवण होते हैं, पदार्थ होते हैं, यौगिक होते हैं, उससे जो धातु होता है तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, समझो, ठीक है। तो धातु क्या होते हैं, ऑटोमेटिक अलग हो जाते हैं। चलो देखो समीकरण में समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट क्या है, लवण उपस्थित विलयन है, समझो, ठीक है, लवण का विलयन है, समझो, लवण है कॉपर सल्फेट। और यहाँ पर क्या है, आयरन। तो देखो यहाँ पर ज्यादा शक्तिशाली कौन है भाई, ये तो आयरन है, अधिक शक्तिशाली किससे, आपका कॉपर से, इसीलिए कॉपर का क्या करता है, विस्थापन कर देता है। यहाँ पर आयरन क्या बना लेता है, आपका आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बोलते हैं, ठीक है, इसको फेरस बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉपर का विस्थापन हो चुका है, इसको हम अलग कर लेते हैं। ये भी धातु का निष्कर्षण हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर कॉपर और यहाँ पर जिंक, कॉपर सल्फेट और जिंक, जिंक अधिक शक्तिशाली है कॉपर से, इसीलिए यहाँ पर जिंक विस्थापित कर देता है कॉपर को, उसी पर यहाँ पर कॉपर अलग हो जाता है, फिर बन जाता है जिंक सल्फेट। तो इस प्रकार धातुओं का निष्कर्षण अर्थात अपचयन किया जाता है। तो आपने भर्जन, है ना, निस्तापन और आपका प्रगलन, प्रगलन के अंतर्गत दो विधि, कार्बन अपचयन विधि और रासायनिक अपचयन विधि, दोनों समझ में आ चुका है, ठीक है। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और आने वाले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्या, धातुओं का शुद्धिकरण। चलो।